ओके लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 11। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 3 साल पहले का समय, वेडिंग डे। हीजू और सायन घर पर आ रहे होते हैं और हीजू सायन को देख रही होती है। फिर वो कपड़ों को चेंज कर अपने बेडरूम में आती है और वहाँ पर वेट कर रही होती है सायन का। पर उसको मैसेज आता है सायन का कि वो बोलता है कि बेडरूम में तुम उसमें रहोगी और मेरा दूसरा कमरा रहेगा, तो हम दोनों को एक दूसरे के पास आना नहीं पड़ेगा और तुम यहाँ पर भी मत आना। और अपने बेड में सो जाता है। अगली सुबह हीजू ब्रेकफास्ट बनाती है और वो टेबल लगा रही होती है कि सायन आता है और उसे बोलने लग जाता है कि क्या मैंने तुम्हें टेक्स्ट नहीं भेजा था? उस टेक्स्ट में मैंने लिखा था ना कि तुम्हें कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है और हीजू वहीं खड़ी रहती है। फिर हमें सायन की आवाज आती है जो बोलता है कि मुझे लगता है शायद मुझे उस समय तुम्हारे पास आना चाहिए था और तुम ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं उसे लिफ्ट में जाते हुए और अपनी लिफ्ट से वापस से बाहर आता है, निकलकर हीजू के पास आता है और बोलने लग जाता है कि क्या तुम पसंद करती हो, कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, हाँ या ना? और हीजू अपना सर हिलाती है तो वो बोलने लग जाता है कि मैं चाहूंगा कि हम चीजें स्लोली लें और एक दूसरे को जाने। तो हीजू उसके लिए हाँ करती है और सायन स्माइल करता है। फ्लाइट भी कहीं खत्म होता है और हम देखते हैं सायन को जो आग में होता है और वहाँ पर हीजू को ढूंढ रहा होता है और इन्हें से बताती है कि हीजू को नहीं मिल रही है। तो वो आगे तरफ जाता है, ढूंढने लग जाता है। फिर उसे किडनैपर का फोन आता है और वो बोलने लग जाता है उससे कि हीजू मेरे पास है, मैं उसको मार दूंगा आज। सायन अपनी कार में जाता है भागता हुआ हीजू के पास, पर हीजू से बोलती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इस बार बचाना चाहती हूँ। और वो गाड़ी को उड़ा देती है और सायन वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। फिर हम उसे देखते हैं अपनी कार को उसी जगह पर ले जाते हुए। जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो देख रहा होता है हीजू का लोकेशन कहाँ है। तभी उसे फोन आता है, उसे पता चल जाता है लोकेशन। तो वो लोकेशन में जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को देखता है और पुलिस वाले उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है और वहाँ पर हमें सिर्फ कार मिली जो काफी ज्यादा डैमेज है, लेकिन हमें कोई भी बॉडीज नहीं मिली है। और वो उसे एक सैंडल पकड़ाते जो कि हीजू की होती है। वहाँ पर हीजू की फैमिली भी आ जाती है, उसकी मम्मी देख रही होती है कि हीजू नहीं है, चिल्लाने भी लग जाती है, उसको ढूंढ रही होती है। सब वहाँ पर काफी ज्यादा ही टेंशन में होते हैं क्योंकि हीजू मिली नहीं होती है। हीजू की मम्मी काफी ज्यादा ही टेंशन में होती है वहाँ पर और चिल्ला भी रही होती है उसका नाम। सायन उन्हें देख रहा होता है, उन लोगों में से उसको दिखता है कि उसकी मम्मी नहीं है। तो वो कार के पास जाता है और वहाँ पर उसे दिखता है कुछ, तो पुलिस वाले को बताता है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। और अगले ही पल देखते हैं जो पुलिस वाला होता है वो चेक कर रहा होता है कि जब आग लगी थी तो उसकी मम्मी वहाँ नहीं थी और वो सायन को बता रहा होता है। तो सायन घर पर जाकर गैराज में जाता है और वहाँ पर कार पे देख रहा होता है। कार में वो रिकॉर्डिंग देखता है पर वो मिलती नहीं है। तो फिर वो फोन करता है पुलिस वालों को, बताता है कि इसमें डिलीट हो रखी है सारी रिकॉर्डिंग कार की। जब वो ये करके कार से निकलता है तो उसको देखता है कि उसकी मम्मी आती है सामने की तरफ और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सायन थोड़ा गुस्सा होकर पूछ रहा होता है कि मुझे पता है तुम उस सीन में नहीं थी तो तुम कुछ कर रही थी ना, और मुझे पता है तुम्हारा बेटा भी वहाँ नहीं है क्योंकि अगर तक वो मरा हुआ होता तो तुम यहाँ पर ऐसी नहीं आती और कम से कम रो रही होती। तो उसकी मम्मी से देख रही होती है और बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ है, पर मैं चाहूंगी कि तुम अब वो चीज झेलो क्योंकि मैं इतने साल तक ऐसे जिंदा रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है, मर गया है और मैं रो रही थी, पर अब तुम्हें करना चाहिए ये चीज। और वो सायन को देख रही होती है। फिर हम 4 दिन हो चुके होते हैं एक्सीडेंट को और उसमें यूरी को देखते हैं जो न्यूज में बता रही होती है सायन के बारे में जो उसने अभी तक रिवील करा होता है हीजू के बारे में। फिर वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और सारे रिपोर्टर वहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि वो क्यों रुक गई है। तभी यूरी बोलती है कि मैं चाहूंगी कि आप उनकी वाइफ को ढूंढने में उनकी हेल्प करें, और वैसा बोलकर अपनी स्पीच एंड करती है। फिर हम सांगवुक देखते हैं जो कार चला रहा होता है यूरी के साथ, और यूरी काफी ज्यादा सोच में पड़ी होती है। तो सांगवुक पूछता है कि तुम उसी के बारे में सोच रही हो क्योंकि तुम्हें ह्यूजी ने बताया नहीं था कि वो सायन से शादीशुदा थी। तो यूरी बोलती है हाँ ऐसा कुछ है, अगर वो मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाएंगी। फिर सांगवुक ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि हीजू बोल भी सकती है, और जब यूरी सुनती है तो बोलती है कि अगर वो मिलेंगी तो मैं उनकी वॉइस जरूर सुनना चाहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वाले सीन में वॉलंटियर के लिए ग्रुप आते हैं जो हीजू को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर हीजू के कलीग्स वगैरह और सायन के कलीग्स भी होते हैं। तभी यहाँ पर यूरी और सांगवुक भी पहुंच जाते हैं और वो देख रहे होते हैं और सब उनको थैंक यू और वेलकम भी कर रहे होते हैं वहाँ पर ढूंढने के लिए हीजू को। फिर वो पूछने लग जाते हैं कि सायन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो एविडेंस को देख रहा होता है जो उन्हें मिले हुए होते हैं, पुलिस वाले उसे दिखा रहे होते हैं। पुलिस वाले थोड़ा बहुत अपना होप खो देते हैं, बोलते हैं कि शायद वो नहीं भी मिल सकती है, हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो गया हो। तो सायन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस आपको सर्च करना चाहिए और वैसे भी हमें अभी तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली है तो उसका सर्च करते रहिए। फिर सायन पूछता है कि अभी तक सर्च वारंट का कुछ नहीं पता चला। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो अभी पे अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो आपकी वाइफ है फिर भी ऐसा ही हो रहा है। तो सायन बोलता है कि वो भी एक सस्पेक्ट है जिसे पता है सारी चीजों के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप वारंट ले सके, और वैसे भी मेरे पास कुछ है जिससे मैं करवा सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं सायन के पापा को जो सारी सच्चाई को मान रहे होते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ है कि मेरा बेटा था जो काफी ज्यादा ही बीमार था। वो थोड़ी बहुत झूठी झूठी कहानियां बना रहे होते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर जो रिपोर्टर होता है ह्योक वो पूछने लग जाता है कि आपका जो बेटा था उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए क्यों सर्चिंग ना करी, और वो सिर्फ रिवेंज क्यों चाहता है सायन से, मैं इस चीजें पूछना चाहूंगा। सायन के पापा जवाब दे रहे होते हैं वहाँ पर उस चीज को टालने के लिए। तो सेहक बोलता है कि आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है कि जो सायन को थ्रेट्स आते थे वो सारे इसी सायन से आते थे, और वो एक वॉइस नोट भी सुनाता है और वो दोजी की आवाज होती है। दोजी बता रहा होता है इसमें कि
पहले मुझे रियल सायन लगा था कि वो भी एक विक्टिम है, जैसे मेरा भाई मरा था रियल सायन से, तो मैंने उसका पीछा करा था और मुझे पता चल रहा था कि वो शायद विक्टिम है क्योंकि वो उसी घर में गया था जहाँ पर मेरा भाई भी गया था। फिर मैंने उसे मैसेज करा था कि तुम कौन हो और तुम्हें सायन से क्या रिलेशन है और तुम उससे क्यों ऐसे ढूंढना चाह रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले आ रहे होते हैं। फिर ह्योक की जब वॉइस नोट चल रही होती है तो सायन के पापा जो है इशारा करते हैं उसको बंद करवाने के लिए, पर वो फिर भी वॉइस नोट चल रहा होता है और उसमें दोजी बताता है कि जो सायन के दादा है उन्हीं ने ही उसको डुबाया था वहाँ पर। ह्योक का फोन वो छीन रहे होते हैं तो ह्योक बोलता है कि आप छीन सकते हो पर क्या होगा, क्योंकि वैसे ही पुलिस के पास ही रिकॉर्डिंग आ ही चुकी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सायन की मम्मी के पास जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी मम्मी तो बोलती है कि किस चीज के लिए अरेस्ट कर रहे हो, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको हम सायन के ग्रैंडफादर की मर्डर करने के लिए उसके जुर्म में गिरफ्तार करते हैं और वो उसको हथकड़ी पहनाकर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम हीजू की मम्मी को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही दुखी होती है और हीजू को फोन करती है पर फोन लगता नहीं है और वो बोल रही होती है कि मुझे लगा था अगर मैं तुम्हारी केयर करूंगी सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ही बुरी हालत में। वो अपने पापा को सुना रही होती है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हीजू की मम्मी आती है और बोलने लग जाती है कि देखो सायन की मम्मी जो है मर्डर के लिए वो हो चुकी है जेल में, तो क्या ये हीजू तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज होता है तीनों के तीनों। फिर दूसरी तरफ हम सायन की मम्मी को देखते हैं जो बैठी होती है वहाँ पर और उसको लगता है कि वो उसे ऐसे ही ले आए हैं। तो पुलिस वाले से पूछती है कि आप मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हैं, कि आपके पास कोई एविडेंस है कि मैंने किसी को कुछ करा है या मैंने ही सायन के ग्रैंडफादर को माना है, आपके पास है कुछ ऐसा। तभी पुलिस वाले अपनी प्लेस से उठते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं सायन को जो आ रहा होता है अंदर की तरफ। जब तक पुलिस वाले उसको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि कौन सा एविडेंस है और वो काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है। सायन रूम में आता है और वो एक रिंग को दिखाता है और बोलता है कि ये जो रिंग है मुझे ग्रैंडफादर ने दी थी और मैंने उनको उसी दिन वापस कही थी जिस दिन वो हॉस्पिटल के बेड पे थे और मर गए थे। और हम फ्लैश में देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर होते हैं बेड पर और वहाँ पर सायन उसको वापस से रिंग पहनाकर वापस बाहर की तरफ चले जाता है। तभी वहाँ पर सायन की मम्मी आती है वापस और सायन के ग्रैंडफादर वहाँ पर जगे हुए होते हैं। तो उसकी मम्मी बोल रही होती है तो आपको रिग्रेट होता है कि आपने मेरे बेटे को बाहर दूर की तरफ भेज दिया और अपने बेटे को यहाँ पर लिया है, आपको कैसा लग रहा है। वो ग्रैंडफादर सायन के बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं करते और बोलते हैं कि जो भी मैंने करा है वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो ऐसा अपने लिए बोल रहे होते हैं। तो सायन की मम्मी बोलती है मुझे पता था आप बिल्कुल भी नहीं मानने वाले अपनी गलती, तो इसलिए अब मैं चाहूंगी कि मैं आपको यहीं पर ही सॉरी बोल चुकी हूँ। और वो उनका तकिया लेकर उनको दम घोट के मार देती है और ये चीजें उसकी रिंग रिकॉर्ड कर लेती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायन बोलता है कि जो लोग होते हैं अपने मरने के टाइम पे है ये अपनी सारी चीजें बोलते हैं जिन्होंने काम करे होते हैं, तो तुम्हारे भी जो सीक्रेट्स थे वो सारी चीजें आ चुकी है। पर सायन की मम्मी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी ये जो कर रहे हो तुम फिर भी हीजू को ढूंढ पाओगे, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। सायन बोलता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो हीजू के बारे में पूछने लग जाता है। और हम देखते हैं पुलिस वाले जो हीजू के लोकेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके फोन के थ्रू। तभी सायन की मम्मी बोलती है कि चलो मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ, अगर मैंने सच में ही उसको किडनैप करा है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी बॉडी को अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हो तो वो जिंदा होगी, और अगर वो जिंदा होगी तो मेरा क्या रीजन है उसको जिंदा रखने का। तो सायन की मम्मी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसको कैसे इस तरीके से जिंदा रख रखा है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब कार का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर उसके मम्मी का सेक्रेटरी पहुंच जाता है और वो रियल सायन को निकाल लेता है कार से। फिर वो फोन में बात करता है कि हीजू का क्या करना है और उसे कोई इंसान बोलता है वहाँ पर क्या करना है और फिर वो जाता है और हीजू को देख रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायन की मम्मी बोलती है कि मुझे पता है तुम उसको जिंदा ही रखोगी क्योंकि तुम मेरे लिए उसे जिंदा रखोगी, क्योंकि तुम चाहोगी कि मैं उसके लिए रोता रहूं और अपनी सारी चीजों के लिए गिल्ट मानता रहूं कि मेरी गलती है कि वो मर गई है, तो मुझे टॉर्मेंट करना चाहती हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है उसे देखकर। पुलिस वालों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो भागते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में जिसमें सायन की मम्मी आती है हीजू के पास और वो देखती है उसने खाना नहीं खाया, तो फिर बोलने लग जाती है कि तुम कुछ क्यों नहीं खा रही हो, क्योंकि तुम मरना चाहती हो। तो हीजू बोलती है कि हाँ मैं मरना चाहती हूँ। तो पूछने लग जाती है क्यों, तो हीजू बोलती है क्योंकि तुम मुझे पता है उसको टॉर्मेंट करोगी अगर मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम उससे ये करके रखोगी कि तुम्हारी वजह से मैं मर गई हूँ और वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। पर मैं मरना चाहती हूँ तो कम से कम वो इस साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के बाद कम से कम मुझे भूल जाएगा और अपनी लाइफ में जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सायन को देखते हैं जो ये चीजें बोल रहा होता है सेम कि तुम यही करना चाहती हो मेरे साथ। तभी वहाँ पे पुलिस वाला आता और बताता है कि हमें लोकेशन पता चल चुकी है और वो सारे के सारे बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं उसके सर्च के लिए। दूसरी तरफ हम सायन की मम्मी की सेक्रेटरी को देखते हैं जो सोच रहा होता है। सायन की मम्मी ने बोला होता है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम्हें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने प्लेस से उठ के एग्जाम पे जाता है और वहाँ पर जाके वो याद करता है कि उसकी मम्मी ने बोला था कि मेरे बेटे को बचाना, और एक रूम में घुस रहा होता है। फिर उसे ये भी याद आता है कि सायन की मम्मी ने बोला था कि हीजू को मार देना, तो वो हीजू के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं और वो प्रे कर रहा होता है कि तुम वहीं रहना, भी रहना, काफी ज्यादा डेस्परेटली। उसकी मम्मी की सेक्रेटरी जब जाता है तो उसके टैप करता है और बोलता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं आपको भगाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं हीजू का कलेपल जो भाग रही होती है वहाँ से। वो दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं। हीजू अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और वो काफी चीजें बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ पर मैं जाना चाहती हूँ बाहर की तरफ। और फिर हम सायन की सेक्रेटरी को देखते हैं जो रियल सायन के रूम के बाहर होता है। तो रियल सायन उठ चुका होता है, बोलता है कि तुम्हें मेरा गेट खोलना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ खेलना है, वो ऐसा बोल रहा होता है। तो सायन की मम्मी की सेक्रेटरी जो होता है उसको और ज्यादा ही लॉक करने लग जाता है। जो रियल सायन है तो काफी ज्यादा ही चिल्लाने लग जाता है और गेट पे मारने भी लग जाता है।
जाता है और वो एक चीज को उठाकर मारने की कोशिश करता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता है। जब उसकी मम्मी का सेक्रेटरी वो चीज को बंद कर रहा होता है कि तभी उसके ऊपर पॉइंट गन होती है और वो सायन का पापा होता है। वो ये बोलता है कि जल्दी से इसको खोलो, मैं ये चीज करना चाहूंगा। तो सेक्रेटरी बोलता है कि आप, तो सायन के पापा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था, क्योंकि तुम लोगों को मैंने देखा था एक दूसरे को कुछ इशारे करते हुए। दूसरी तरफ हम हीजो को देखते हैं जो भाग रही होती है जंगल में, और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सायन के पापा को देखते हैं जो रियल सायन को मारने की कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, उस गन को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रियल सायन जो होता है वो धक्का दे देता है उसके पापा को और उसके ऊपर पॉइंट गन करता है और बोलता है कि गुड बाय फादर, और बंदूक को उसके सामने रखता है। दूसरी तरफ हम हीजो को देखते हैं जिसको एकदम से गन की साउंड आती है और वो उठ जाती है। फिर वो छुप रही होती है कि उसे पता होता है रियल सायन आ चुका है, और हम देखते हैं रियल सायन को जो आ रहा होता है उसको बुला रहा होता है। वो इधर उधर देखता है और हम हीजो को देखते हैं जो अपने मुंह को बंद कर लेती है। फिर उसे दिखता है कि कोई कार आ रही है तो वो उस तरफ भागने लग जाती है, उसे लगता है वो सायन है, और रियल सायन को भी दिखता है कि वो भाग रही है तो उसके पीछे लग जाता है। जब वो कार को रोकती है तो उसे दिखता है कि कोई निकल रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में लाइट जाती है और वो रियल सायन होता है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी ज्यादा ही रोने भी लग जाते हैं। सायन उसको गोदी में उठाकर अपनी कार में बैठा रहा होता है और उसे बोलता है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो हीजो बोलती है कि वो यहीं पर ही है, उसके पास गन भी है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम ध्यान रख लेंगे, आप लोग यहाँ से जाने की कोशिश करिए। और वहाँ पर पुलिस वाले फैल जाते हैं और हीजो और सायन वहाँ से कार से जा रहे होते हैं। रियल सायन उनको देख रहा होता है। जब सायन जा रहा होता है कार को लेकर तभी उसको दिखता है कि सामने की तरफ रियल सायन आ गया है और वो पॉइंट आउट कर रहा होता है गन की तरफ। दोनों हीजो और सायन फ्रीज हो जाते हैं और हीजो को रोकती है ना जाने के लिए, पर सायन बोलता है कि तुम यहीं रहना, मैं जाकर आता हूँ, और वो कार से बाहर की तरफ निकल जाता है। वो रियल सायन के सामने जाकर बोलता है कि तुम्हें मुझसे दुश्मनी, तुम मुझे जो करना चाहते करो, पर उसको ड्रैग इसमें मत करो। तो रियल सायन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, पर तुम्हें लगता है तुम सच में ही जीते हो। तो सायन बोलता है कि मैं वैसे भी तुम्हें कभी भी हराना नहीं चाहता था, तो और वैसे भी अगर तुम्हें ये चीजें लेनी है तो तुम ले सकते हो। तो रियल सायन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चीजें करोगे और हीजो के साथ अच्छी जिंदगी जियोगे? तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम चाहता हूँ कि तुम भी वही चीजें सफर करो जो मैंने करी थी, और तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं होता है। मुझे पता है तुम गिल्टी महसूस करते हो, क्योंकि तुम वही हो उसी इंसान के बेटे जिसने मुझे डुबाने की कोशिश करी थी। दूसरी तरफ से पुलिस आ रही होती है और वो देखती है कि कार रुकी होती है तो वो रिपोर्टिंग करने लग जाता है। फिर हम रियल सायन को देखते हैं जो सायन के पास आता है, उसके कान में कुछ बोल रहा होता है और वो काफी देर तक बोलता है। जब वो ये बोलता है और पीछे की तरफ हट जाता है तो हम देखते हैं सायन को जो काफी तेज रोने भी लग जाता है, उसके आंखों आंसू आ जाते हैं और वो पीछे हीजो की तरफ भी देखता है। रियल सायन वहाँ पर हंसने लग जाता है काफी तेज, और हम सायन को देखते हैं जो रो रहा होता है और हीजो से देख रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रियल सायन को पकड़ लेती है, पर रियल सायन अभी भी हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं यही फेस देखना चाहता था, ऐसा ही फेस। और हम देखते हैं सायन को जो अभी भी रो रहा होता है। रियल सायन उसके ऊपर पॉइंट करता है गन पर, फिर वो नीचे की तरफ कर देता है और हंसने लग जाता है। और हीजो को देखते हैं जो उसको देख के काफी ज्यादा शॉक में होती है, और हम हीजो को देखते हैं जिसके आगे ब्लैकआउट आ जाता है और हम उसे कुछ इमेजिन करते हुए देखते हैं, जिसमें सायन उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो शादी कर, और उससे वो चांस भी मांग रहा होता है। तो हीजो उसमें हाँ करती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं जरूर करूंगी। फिर वो उसके पास जाती है और उसे अपना कन्फेशन भी करती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद कर, जब तुमने मुझे उस कुत्ते से बचाया था। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमें हीजो की आवाज आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें ये चीज काफी पहले ही बता देनी चाहिए थी, अगर हम बता देते तो शायद हम ऐसे नहीं होते। और हम देखते हैं हीजो को जो इमेजिन करती है कि वो क्रिसमस में अपने घर को डेकोरेट कर रही होती है और वहाँ पर सायन होता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। कि तभी वहाँ पर कुछ चीज चल रही होती है तो वो जाके देखता है कि ओवन में उसने कुछ चीज रखी थी वो जल चुकी है, और ये जली चीज देख के वो दोनों हंसने में लग जाते हैं। जो इमेजिनेशन खत्म होने के बाद हम देखते हैं हीजो की आवाज आती है जो बोलती है कि अब वो जब जा चुका है तो मैं काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। और हीजो बैठी हुई होती है वहाँ पर काफी दुखी होती है। फिर वो सायन को फोन करती है पर सायन को फोन नहीं मिलता है और वो रीचेबल भी नहीं होता है। फिर हीजो याद करती है कि सायन का फेस कैसा था उस दिन जब रियल सायन ने उसके कान में कुछ बोला था, और वो बोलती है कि उस दिन पता नहीं उसने तुम्हें ऐसा क्या बोला था कि तुमने ऐसा फेस बनाया था और तुम्हारी इतनी दुखी वाली आईज थी। हीजो उस जगह से उठकर दूसरी तरफ जाती है और वहाँ पर फिर हीजो अपने फोन को एकदम से देखती है और उसके फोन में एक इंटरनेशनल कॉल आता है और वो हेलो करके सोचती है कि सायन है, पर जब उसे कोई आवाज नहीं आती है तो वो बोलती है क्या तुम ही हो, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज अब हमारी सीरीज का लास्ट एपिसोड ही बचा है। आपको क्या लगता है हमारी एंडिंग सैड होगी या फिर हैप्पी? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।